हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। इस वीडियो में हम लोग मून के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। मून हमारे नाइट स्काई का सबसे बड़ा और सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट है। मून अर्थ को एक स्टेबल प्लैनेट बनाता है क्योंकि मून हमारे अर्थ को स्टेबल रहने में मदद करता है। ऑल्सो मून हमारे प्लैनेट की ओशियन टाइड्स को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट का वेदर भी कंट्रोल होता है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, इसीलिए जब पृथ्वी घूमती है तो बहुत अनस्टेबल हो जाती है। बट हमारे मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पृथ्वी को स्टेबिलिटी मिलती है। अगर मून अर्थ को स्टेबल नहीं करता तो शायद पृथ्वी कभी लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाती और जीवन कभी पृथ्वी पर शुरू ही नहीं होता। अगर आप कभी मून को देखेंगे तो सोचना जरूर कि अगर मून नहीं होता तो हम भी नहीं होते। मून की ही वजह से हमारे प्लैनेट पर वेदर भी कंट्रोल होता है। मून की फॉर्मेशन की बात कर ले तो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स और 450 करोड़ साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ। साइज और डिस्टेंस की बात की जाए तो मून का रेडियस लगभग 1737 किलोमीटर है और इसका साइज अर्थ के 1/3 हिस्से जितना है। मून अर्थ से काफ़ी दूर है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते। मून अर्थ से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी है कि 30 अर्थ साइज के प्लैनेट मून और अर्थ के बीच में फिट हो सकते हैं। आज भी मून हमारे अर्थ से थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है, लगभग 1 इंच पर ईयर की स्पीड से। मून के ऑर्बिट और रोटेशन के बारे में हमारे मून की एक खास बात यह है कि वो उसी सेम स्पीड में खुद का एक चक्कर लगाता है जिस स्पीड में वो अर्थ का एक चक्कर लगाता है। इसी को सिंक्रोनस रोटेशन कहते हैं। इसी वजह से जब भी हम मून को देखते हैं तो हमें हमेशा एक ही साइड दिखाई देती है। उसकी दूसरी साइड पृथ्वी से हम कभी नहीं देख सकते, जिसको डार्क साइड ऑफ द मून भी कहते हैं। इसरो ने जो चंद्रयान 2 मिशन किया था वो लैंडिंग डार्क साइड ऑफ द मून पे ही की थी। मून को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं और खुद का एक चक्कर लगाने में भी 27 दिन ही लगते हैं। मून के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मून में भी 3 तरह के लेयर होते हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। इनर कोर जो है वो सॉलिड है और आयरन से भरपूर है, जिसका रेडियस लगभग 240 किलोमीटर है। कोर के ऊपर 90 किलोमीटर का लिक्विड आयरन का शेल बना हुआ है और उसके ऊपर एक सॉलिड रॉक लेयर है जो कि 150 किलोमीटर का है। इस लेयर से आगे लगभग क्रस्ट लेयर तक जो एरिया है उसको मेंटल कहा जाता है, जिसमें कुछ मिनरल पाए जाते हैं जैसे कि ओलिवाइन और पायरोक्सिन, जो कि बने हैं आयरन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम से। उसके ऊपर आता है क्रस्ट, जिसका थिकनेस है लगभग 70 किलोमीटर, जो साइड हमें दिखता है, और जो साइड हमें नहीं दिखता है यानी कि डार्क साइड, उसका थिकनेस है 150 किलोमीटर। ऐसा क्यों है वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। मून का क्रस्ट बना है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम विद स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइटेनियम, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन। बहुत साल पहले मून पे एक्टिव ज्वालामुखी हुआ करते थे, बट अब वो सब बंद हो गए हैं करोड़ों साल पहले। मून के फॉर्मेशन की बात की जाए तो साइंटिस्ट की थियरी के हिसाब से मून के बनने के बारे में कहा जाता है कि लगभग 450 करोड़ साल पहले एक प्लैनेट मार्स की साइज का ऑब्जेक्ट आके पृथ्वी से टकराया था और इस टक्कर में जो धमाका हुआ उसके साथ जो मटेरियल उड़ के स्पेस में गया था वो लगभग 3,84,000 किलोमीटर तक फैल गया था। फिर ग्रेविटी की वजह से वो मटेरियल एक प्लैनेट का शेप लेने लगा, बट लाखों साल तक वो पिघले हुए लावा के रूप में ही रहा और जब वो ठंडा हुआ तो उसमें मून का क्रस्ट का रूप ले लिया।
मून के सरफेस पर लाखों करोड़ों साल से जो एस्ट्रॉइड, मीटियोराइट्स एंड कॉमेट का इम्पैक्ट हुआ, उसकी वजह से जो धमाके के बाद जो धूल ऊपर उड़ती रही, वो मून के एटमॉस्फेयर में ही एक मोटी लेयर के रूप में आज भी मौजूद है। मून की जिस साइड सनलाइट पड़ती है वहाँ का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस होता है और डार्क साइड यानी दूसरी साइड लगभग -173 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। पिछले कुछ सालों में अपोलो एंड लूना मिशन से लाए गए सैंपल्स का एनालिसिस नासा द्वारा किया गया, तो नासा ने बताया कि मून का सरफेस पूरा ड्राई है। बट जब 2008 में इसरो द्वारा मिशन चंद्रयान-1 किया गया तो उसमें किए गए स्टडी के हिसाब से मून के सरफेस पर हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल पाए गए हैं और इनकी संख्या पोल्स पे बहुत ज़्यादा है। और इंडिया ने दिखा दिया कि जो काम पूरा वर्ल्ड नहीं कर सकता वो काम इंडिया कर सकता है। मून का एटमॉस्फेयर अर्थ के हिसाब से बहुत ही पतला है और उसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। मून के मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो लाखों साल पहले मून में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी, जिसे इंटरनल डायनामो भी कहा जाता है, जो ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में। बट आज की तारीख में मून की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक हो चुकी है। पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड मून से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। मून के बारे में कुछ और फैक्ट्स। मून अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है और पूरे सोलर सिस्टम में 5वां सबसे बड़ा है। आप सबको कभी ना कभी एक क्वेश्चन वो पढ़ा ही होगा कि आखिरकार ये लोग मून का डिस्टेंस कैसे नापते हैं। जब नासा ने अपोलो मिशन किया था तो एस्ट्रोनॉट ने एक मिरर रिफ्लेक्टर मून के सरफेस पर फिक्स कर दिया था और पृथ्वी से एक पावरफुल लेज़र बीम को शूट करके उस रिफ्लेक्टर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आई, उसी की कैलकुलेशन पे उसकी दूरी फिक्स की गई। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और आपको किसी और टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।